दोस्तों नमस्कार। मैं प्रदीप पाटिल आप सभी का मेरे इस वीडियो सेशन में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप पाटिल हिंदी अध्यापक आप सभी के साथ हिंदी विषय को लेकर हमेशा जुड़ा रहे। हिंदी यह जिस प्रकार हमारे देश की बिंदी है, उसी प्रकार हमारे हृदय में आनंद का वास करा देने वाली यह हिंदी भाषा है। इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इस हिंदी विषय के अद्वितीय ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं अद्वितीय ज्ञान भंडार। मेरी इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को हिंदी के कई समस्याओं से मैं छुटकारा दिलाने वाला हूं। आप सभी छात्रों के लिए यह एक आनंद उत्सव है कि हम जैसे तकनीकी इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह एक पर्याप्त माध्यम है। जैसे कि आज तक बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी यह एक सुलभ भाषा है जो कि हमारे हृदय में वास करती है। इसीलिए हिंदी का व्याकरण भी उतना ही अनोखा है और इसीलिए यह एक अनोखा स्वर्णिम सफर भी कहलाता है। हिंदी व्याकरण के तहत हम अलग अलग प्रकार के अन्य विभागों को देखने वाले हैं, घटकों को सुनने वाले हैं और भली भांति उसका अध्ययन करके हम उसको जानने वाले हैं। कई ग्रंथों से मिलने वाला यह ज्ञान हम सभी के मन में वृद्धि निर्माण करता है। यह ज्ञान हमारे लिए इसी अद्वितीय ज्ञान भंडार का एक हिस्सा होता है शब्द विचार। शब्द यह हमारे हिंदी भाषा की बुनियाद होती है। एक ध्वनि से अथवा अनेक ध्वनियों के मेल से अक्षर बनते हैं, तो एक या अनेक अक्षरों के समूह से शब्द उसे कहते हैं जिसे कोई अर्थ हो, जैसे भारत, पानी, नल आदि। अतः रतभा, नीपा, लन आदि शब्दों के समूह तो है, परंतु शब्द नहीं है, क्योंकि इनसे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अतः ये निरर्थक शब्द है। शब्द की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, ये 1 नंबर की है। दूसरा है शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं और तीसरा ये वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम उन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है, शब्द कहलाता है। दोस्तों, शब्द और पद में भी अंतर होता है। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, पर जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों अर्थात कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वे शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। ध्यान में रखिए, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि प्रत्येक सार्थक स्वतंत्र वर्ण समूह शब्द कहलाता है, पर जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों अर्थात कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वे शब्द न रहकर पद बन जाते हैं, जैसे लड़का, कविता, सुनाना। ये तीनों शब्द है, परंतु नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द न रहकर ये पद बन गए हैं, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इनका रूप बदल गया है। लड़के ने कविता सुनाई, शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। ध्यान में रखिए, शब्दकोश जो होता है उसमें शब्द होते हैं, पद नहीं होते। वैसे ही शब्दों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, शब्द के उत्पत्ति कैसे होती है, शब्दों के भेद कैसे माने जाते हैं, उसके लिए मैं आगे बताता हूं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 5 प्रकार से किया जाता है। पहला है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा
व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। चौथा, वाक्य में प्रयोग के आधार पर। और पांचवा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हम जिसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं वह यही है, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं। पास में मैंने एक गमला दिखाया है, गमले में 3 प्रकार दिखाई देते हैं। देखिए, एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योगरूढ़। अब पहले प्रकार में आने वाले ये शब्द कौन से, कैसे निर्माण होते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके तथा जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से एक बार, जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके तथा जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब वो स्वयं निर्मित होंगे। जैसे सीता, हाथ, रात, सुबह, खाना आदि, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। देखिए, बाजू में मैंने कुछ चित्र भी दिखाए हैं आपको। दूसरा प्रकार है यौगिक। जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं वे है यौगिक शब्द। यौगिक शब्दों की रचना निम्नांकित विधियों से हो सकती है। जैसे कि योग से बने हुए शब्द, 2 शब्दों के या 2 वर्णों के योग से बने हुए शब्द। लेकिन ये योग बनने के लिए निम्नलिखित प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे कि संधि द्वारा, जैसे श्रम प्लस इक, हिंदी में श्रम धन इक श्रमिक कहते हैं। दूसरा, समास द्वारा, जैसे अव धन गुण, इसका अवगुण शब्द बनता है। वैसे ही प्रत्यय के योग से, जैसे दिन धन ईश, इसका दिनेश बन जाता है। और चौथा, उपसर्ग के योग से, जैसे राजा का कुमार। अब यहां पर उपसर्ग कौन सा है? का, कुमार। अब ये शब्द जो है वो राजकुमार बन जाता है। इसीलिए इन जैसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कह सकते हैं। अब तीसरा प्रकार है योगरूढ़। जिस यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। पुनः एक बार दोहराता हूं, जिस यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। इसमें रूढ़ और यौगिक दोनों भी शब्द होते हैं। देखिए, जैसे लंबोदर का सामान्य अर्थ लंबे पेट वाला है, परंतु इस शब्द से केवल गणेश का ही बोध होता है, अतः योगरूढ़ है। इसी तरह पहचान, पंचानन, दशानन, चतुर्भुज, चतुरानन, चक्रपाणी, पंकज, गिरिधर आदि शब्द योगरूढ़ है। जैसे कि चित्रों में दिखाए गए शब्द, जो चित्र है वो हम पुराण काल से देखते आ रहे हैं और इसीलिए वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। मुख्य भेद जो मैंने बताया उसमें से दूसरा प्रकार है व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। एक है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी शब्द। अब आप लोगों को यह परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, तत्सम शब्द पहचानिए, तद्भव शब्द पहचानिए या देशज विदेशी शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? तत्सम, देखिए, तत्सम शब्द का मैं अर्थ आप लोगों को बता रहा हूं। तत् उसके अर्थात संस्कृत के, और सम का मतलब होता है समान। मतलब हम सभी भाषाओं की जननी को, माने कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को मानते हैं, तो संस्कृत के समान होने वाले शब्दों के इस मेल से बना है तथा संस्कृत भाषा के अनेक शब्द हिंदी में प्रचुरता से प्रयोग किए जाते हैं।
संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों जैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे निद्रा, नृत्य, ज्येष्ठ, रात्रि, वर्ष, हस्ती, ऐसे अनेक शब्द जो संस्कृत भाषा में हम देखते हैं उन्हें जैसे के वैसे जब हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ध्यान में रखिए दोस्तों। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव किसे कहा जाता है? पहले तो हमने देखा कि संस्कृत के समान होने वाले तत्सम है। अब तद्भव शब्द किसे कहा जाता है? संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होने लगे हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब है तो संस्कृत वाले शब्द, लेकिन वह हिंदी में प्रयुक्त होते हुए थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि नृत्य है, इसके लिए हम अलग शब्द जब हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो वह शब्द तद्भव शब्द हो गया। जैसे कि देखिए, मयूर को हम मोर कहते हैं, कोकिल को हम कोयल कहते हैं, हस्ती माने हाथी को हम हाथी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के होते हुए भी हिंदी में जब आते हैं तो परिवर्तित होकर आते हैं, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। उसके बाद आता है देशज शब्द। देशज का मतलब होता है देसी, जो हमारा खुद का है। देशज शब्द बोलचाल से विकसित हुए हैं, मतलब क्षेत्रीय प्रभाव के कारण ये हिंदी में आए हैं। हिंदी के लोक प्रचलित शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे जूता, डिबिया, लकड़ी, खिड़की, ये आदि शब्द जो है वो देशज शब्द है। मतलब अपनी देशी भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं या देशी भाषा से जो शब्द लिए जाते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि जुग्गी है, पगड़ी है, ये भी शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी के देशज शब्दों में ध्वन्यात्मक शब्द भी मिलते हैं जो विभिन्न ध्वनियों के अनुकरण पर बना लिए गए हैं। जैसे बड़बड़ाना, खटपट, हिनहिनाना, गड़गड़ाना, चहचहाना, चमचमाना, छटपटाना, मिमियाना या बतियाना, ये सारे शब्द जो है देशज शब्द होते हैं जो कि हमारी बोली भाषा के माध्यम से तैयार हुए रहते हैं। और अंतिम प्रकार होता है विदेशी शब्द। भारत में समय समय पर अनेक जातियां आई। कई बार हमारे भारत देश पर आक्रमण हुआ और कई जो अलग देशों के लोग हैं वो अपने भारत देश में आए, जो अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं लेकर आए। विदेशी जातियों के प्रभाव से हिंदी शब्द भंडार में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द विद्यमान है जिन्हें बेरोक टोक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम जब अपने पाठ पढ़ने वाले हैं तो उन पाठों में भी हम जानेंगे कि विदेशी जातियों के संपर्क में अनेक कारण उनकी आने के कारण उनकी भाषा जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होने लगे उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कानून, जहाज, चाय आदि। अब अंग्रेज जब आए तो उन्होंने डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने जैसे ही रेल का निर्माण या रेल की शुरुआत हमारे भारत देश में की तो उन्होंने स्टेशन शब्द का इस्तेमाल किया। कानून, उन्होंने जो कुछ कानून बनाए थे उसके लिए कानून, जहाज, चाय, ये सारे शब्द जो है वो विदेश से आए हुए हैं। ऐसे कई सारे शब्द हैं जैसे कि रेलगाड़ी, रेल का मतलब अंग्रेजी है और गाड़ी ये शब्द हिंदी वाला है, तो इन दोनों से संकर शब्द भी बन जाते हैं। जैसे में हिंदी में दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द भी मिलते हैं जिन्हें संकर शब्द कहा जाता है। संकर, मैंने शंकर नहीं कहा, संकर कहा। संकर का मतलब है मेल से बनने वाले, दो भाषाओं की अलग अलग। जैसे वर्षगांठ, गांठ ये शब्द हिंदी है और वर्ष ये शब्द संस्कृत है। रेल यात्रा, रेल अंग्रेजी शब्द है, यात्रा संस्कृत शब्द है। सजावट कक्ष, सजावट यह शब्द हिंदी है और कक्ष यह शब्द संस्कृत है। उसी प्रकार घड़ी साज, हिंदी शब्द घड़ी है और साज यह शब्द अरबी है। देखिए अरबी भाषा के भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। योजना, कमीशन, योजना का संस्कृत शब्द है और कमीशन यह अंग्रेजी शब्द है। बीमा पॉलिसी, ये भी शब्द आप, बीमा का मतलब है अरबी भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है और पॉलिसी का ये अंग्रेजी शब्द हम देखते हैं।
वैसे ही बहुत सारे शब्द, कुछ समासिक शब्द मैंने, तत्सम शब्द मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाए हैं। तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, जैसे कि शीर और तद्भव शब्द सीर है, क्योंकि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाला शब्द और तद्भव का मतलब है जो अन्य भाषा में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन संस्कृत का शब्द वहां पर परिवर्तित हो जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत शब्द शीर है और तद्भव शब्द बन जाता है सिर, हिंदी में हम सिर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही तत्सम शब्द है संस्कृत का, जैसे कि वैसे हमने इस्तेमाल किया ग्रह, और तद्भव शब्द उसको हम इस्तेमाल करते हैं घर। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आप लोग भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदी के महत्वपूर्ण विदेशी शब्द कौन से हैं। अरबी फारसी भाषाओं से जो शब्द आए हैं उसमें अंदाज, ये अरबी शब्द है। अरबी शब्द बहुत सारे हैं, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। इंसाफ, इशारा, औरत, इनाम, कसम, कानून, खत, जुर्माना, तकदीर, ताकत, दफ्तर, दवा, नकलू, नुकसान, फसल, बाकी, मतलब, मुहावरा, मेहनत, शर्त, शतरंज, सबूत, सुबह, हिसाब आदि। जब हम आगे अपने पाठों को देखने वाले हैं, गद्य पाठों को, तो उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं दोस्तों। आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है, तो 1 अंक के लिए या आधे अंक के लिए आप लोगों को व्याकरणिक दृष्टि से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिए, ये सारे शब्द हैं। फारसी भाषा से भी हिंदी में कुछ शब्द आए हैं, वो है आदमी, आसमान, कारीगर, कमर, खराव, खरीद, खून, गर्दन, गुब्बारा, गुलाब, चीज। जिस गुलाब का हम इस्तेमाल हर दिन करते हैं ना, तो वह फारसी शब्द है, ध्यान में रखिए। चेहरा, जमीन, जहर, दरवाजा, दिल, दीवार, पर्दा, प्याज, बदमाश, मेज, शरबत, शहद, शादी, शिकार, सरकार, सितार, याद आदि शब्द जो है वो फारसी शब्द हैं। ऐसे ही कुछ शब्द हमें अंग्रेजी से भी मिलते हैं। अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द हम अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम कहते हैं इंजीनियर, एजेंसी, कंपनी, कप, कार, कॉलेज, क्रिकेट, क्लर्क, गैस, चॉकलेट, जज, जेल, टाई, टॉफी, टायर, टिकट, टीम, टेलीफोन, टेलीविजन, टैक्सी, डायरी, डिग्री, ड्राइवर, नंबर, नर्स, नोट, पतलून, पाउडर, पार्टी, पुलिस, पैंट, प्लेटफॉर्म, फोटो, बस, बैंक, बेड, ब्लेड, मशीन, मिनट, मैनेजर, मोटर, रबर, लॉटरी, सर्कस, सिनेमा। ये सारे शब्द जो है अंग्रेजी से आए हैं, और ऐसे कई सारे शब्द और भी हैं जो हम नित्य की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। पुर्तगाली शब्द भी है, जो पुर्तगाली शब्दों में कनस्तर, आप लोगों को एक पाठ में कनस्तर ये शब्द आने वाला है, पहला ही है शायद। कनस्तर, कमरा, गमला, गोदाम, चाबी, तैलिया, तौलिया, नीलाम, फीता, बाल्टी, संतरा, साबुन आदि। ये पुर्तगाली शब्द हैं। तुर्की शब्द, दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, कहीं कहीं हमारी इतिहास को भी हम जरा गौर से जान सकते हैं, क्योंकि जितने सारे लोग भारत पर आक्रमण करके आए हैं उन्होंने अपना अपना थोड़ा सा इफेक्ट अपनी भाषा का हिंदी भाषा में भी छोड़ दिया है। वैसे ही तुर्की लोग भी हमारे यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कुछ शब्द ऐसे हमारी भाषा को दे दिए हैं। तोफ, लाश, चाकू, कैंची, गलीचा, कुली, चेचक, बहादुर, बंदूक, उर्फ, उर्दू आदि। फ्रांसीसी शब्द भी है, कारतूस, कूपन, काजू, ये सारे फ्रांसीसी शब्द हैं। जापानी, रिक्शा, चीनी, चाय, चिली, और रूसी शब्द जो है मिग, स्तुपनी। उसी प्रकार डच शब्द भी है जो तुरुप, बम आदि शब्द ये सारे थे। अब अर्थ के आधार पर भी कुछ शब्दों के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 रूप होते हैं। एक है पर्यायवाची, जिसको हम समानार्थी कहते हैं। दूसरा है एकार्थी, जिसका एक ही अर्थ निकल सकता है। तीसरा है अनेकार्थी, जो कि हमारे एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं।
और चौथा है विलोमार्थी या विपरीतार्थ शब्द भी कहा जाता है। इसको हम हिंदी में विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब समानार्थी शब्द। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं और जब भी आप लोग पाठ पढ़ेंगे या आपके अध्यापक आपको सिखाएंगे तो उस समय आपको समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द ये बताए जाएंगे। एकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है? जिसका एक अर्थ हो। एकार्थी का मतलब है जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे मित्र है, पत्नी है, पुरुष है, दीवार, लोहा, ईंट आदि सभी भाषाओं के अधिकांश शब्द जो है एकार्थी ही होते हैं। मतलब ये शब्द आप लोग अगर किसी अन्य भाषा में इस्तेमाल करोगे, मराठी में भी मित्र मित्र ही होता है, हिंदी में भी होता है, उर्दू में भी होता है। पत्नी ये शब्द संस्कृत में भी वैसा ही है, मराठी में भी वैसा ही है और हिंदी में भी वैसा ही है। इसीलिए एकार्थी जो एक अर्थ से ही जाना जाता है। अनेकार्थी शब्द जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कर, कर का मतलब हो सकता है हाथ, कर का मतलब हो सकता है टैक्स, कर, ये ऐसे अनेकार्थी शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कर का मतलब अनेक प्रकार से लिया जा सकता है। उसी प्रकार विलोमार्थी शब्द, विलोमार्थी का मतलब हम हिंदी में विरुद्धार्थी शब्द भी उसे कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विपरीतार्थी या विलोमार्थी या विलोम शब्द आदि कहते हैं। जैसे सुख का विलोमार्थी शब्द दुख होता है, ऊंच का नीच होता है, जीवन का मरण होता है, आनंद का दुख होता है, ऊपर का नीचे होता है, सीधा का उल्टा होता है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो कि हम इन प्रकारों में जान सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण होता है चौथा मुद्दा जो कि हम आज अपने शब्द भेद के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और हमारे लिए कक्षा 10वीं में इसका महत्व अनन्य साधारण है। वो होते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो वर्गों में, शब्दों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। मतलब दो प्रकार इसके हो सकते हैं। मैंने पास में एक जोकर दिखाया है, देखिए। प्रयोग की दृष्टि से शब्द ये व्यक्ति है और इसके दोनों हाथों में दो गुब्बारे हैं। एक पर लिखा है विकारी और दूसरे पर लिखा है अविकारी। विकारी का मतलब जो बदल सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, जिनमें परिवर्तन आ सकता है। अविकारी का मतलब होता है जो बदल नहीं सकते, जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी भी हालत में वह जैसे के वैसे ही रहते हैं। विकारी शब्द को ही सव्यय कहा जाता है और अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। विकारी शब्दों को हम खर्च होने वाले भी कह सकते हैं और अविकारी शब्दों को कभी न खर्च होने वाले कह सकते हैं। अब खर्च होने का मतलब होता है व्यय, इसीलिए जो खर्च होते हैं उनको विकारी शब्दों को सव्यय कहा गया है और जो खर्च कभी नहीं होते अव्यय, आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग लगाने से अव्यय मतलब कभी भी खर्च न होने वाले या न बदलने वाले। अब मैं विचारी शब्द के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से अपना रूप बदल देते हैं वे विकारी कहलाते हैं। जैसे लड़का शब्द प्रयोग भेद के कारण लड़के, लड़कों आदि बन जाते हैं। इसी प्रकार में शब्द के मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारे आदि रूप मिलते हैं। इसी प्रकार विकारी शब्द जो होते हैं वह व्याकरणिक दृष्टि से लिंग, वचन, कारक इनके कारण बदल सकते हैं। वे शब्द कौन कौन से होते हैं? वे शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शब्द विकारी शब्द, सव्यय शब्द कहलाए जा सकते हैं। और दूसरा प्रकार जो कि अविकारी शब्द है, जिनमें कर्ता, कर्म, कारक तो होते हैं लेकिन लिंग, वचन तथा किसी प्रकार कारक के कारण उनमें बदलाव नहीं आता। देखिए, अविकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से कभी भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे यहां, वहां, परंतु, और, अथवा आदि के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी है। इन्हें हम
अव्यय भी कहते हैं। उपर्युक्त सभी प्रकार के शब्दों का वर्णन अगले अध्यायों में किया जा सकता है। जैसे कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर जब शब्द वाक्य में आ जाते हैं तब वे कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार्य करने लगते हैं। कोई कर्ता का तो कोई कर्म का, कोई क्रिया का। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर एक जैसा कार्य करते हैं उन्हें हम किसी एक वर्ग में रख लेते हैं। इस तरह से सभी शब्दों के निम्नलिखित 8 वर्ग होते हैं। एक है संज्ञा, जिसमें शब्द आ सकते हैं मकान, घर, मेज, कुर्सी। ये हम बाद में देखने वाले हैं, विस्तृत रूप से हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने जो देखा उसमें केवल शब्द के 8 भेद होते हैं। वे 8 भेद 2 भागों में बंट सकते हैं, जैसे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में पहला भेद है संज्ञा, दूसरा भेद है सर्वनाम, तीसरा भेद है विशेषण और चौथा भेद है क्रिया। अविकारी शब्दों में 4 होते हैं। यह है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आप लोग ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये जो था वह हमारी भाषा में जो शब्द है उनके बारे में बताया गया। इतना सारा विवरण है। आप लोग अध्ययन के लिए अगला भी टॉपिक देख सकते हैं। तो हम यहीं पर रुक जाते हैं और देखते हैं अगले